गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लंबे अंतराल के पश्चात मैं उपस्थित हूँ एक बहुचर्चित टॉपिक के साथ, जो है इंडिया बनाम भारत। इंडिया बनाम भारत के नाम पे अभी राजनीतिक विवाद बड़ी ज़ोरों पर है। तो क्या है विवाद, इसे आइए समझते हैं। सर्वप्रथम मार्च 2016 में एक PIL दायर किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें इंडिया का नाम भारत करने की मांग की गई। उसी समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर सरकार द्वारा हलफनामा दायर करते हुए बताया गया कि संविधान की पहली अनुसूची में संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है, जिस पर कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। पुनः 2020 में इसी तरह का PIL आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर ये चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति की ओर से विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को रात्रि भोज के लिए, डिनर के लिए जब इनविटेशन कार्ड दिया गया, तो इनविटेशन कार्ड पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और इसी बात को लेकर के विवाद फिर से छिड़ गया, इंडिया के स्थान पर भारत करने का। राजनीतिक दलों के बीच बहस प्रारंभ हो गया, क्योंकि सत्ता पक्ष के विरुद्ध खड़े सभी विपक्षी दलों ने इसके कुछ पूर्व ही एकजुट होकर एक नया अलायंस बनाया है, और उस अलायंस का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका एब्रीविएशन देखा जाए तो हो जाता है इंडिया। तो जो विपक्षी दलों की एकजुटता का अलायंस है, वो भी इंडिया के नाम से ही है, और इसीलिए पक्ष विपक्ष में विवाद का दौर प्रारंभ हो जाता है। कोई भारत के पक्ष में मुखर होकर बोल रहा है, तो कोई इंडिया के नाम पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं चाहता है। तो इंडिया को औपनिवेशिक सत्ता और गुलामी का प्रतीक बता रहा है कोई इसके नाम को हटाने के पीछे तर्क देता है। तो आइए हम एक शिक्षित नागरिक के तौर पर, एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर इसको समझते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि भारत एवं इंडिया शब्द की उत्पत्ति का इतिहास और देश के नाम के रूप में इसकी प्रासंगिकता क्या है। यदि हम भारत शब्द की उत्पत्ति पर गौर करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा साहित्य है, ऋग्वैदिक साहित्य, उसमें ऋग्वैदिक जनजाति एक होती है जिसका नाम भरत था। तो ऋग्वैदिक जनजाति भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें और 10वें मंडल में बड़ी विस्तार से किया गया है। ऋग्वेद में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि दक्षिण में समुद्र से लेकर के उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की जो भूमि है, वो भारत है। तो उसके बाद हम दशराग्य युद्ध के बारे में भी जानते हैं, जिसमें विजयी राजा जो सुदास थे, सुदास को भी भरत कुल का बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कथा प्रचलित हैं जिसके नाम पर इस देश को भारत के नाम से जानते हैं। जैसे राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भी इस देश का नाम भारत जाना जाता है, जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में है। तो एक बृहत राजनीतिक इकाई के रूप में राजा भरत ने क्षेत्र को बनाने में अहम योगदान दिया, इसलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भारत चल पड़ा। इसके अतिरिक्त एक और कथा आती है, जिसमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के तथाकथित 100 पुत्रों में से एक पुत्र जो विख्यात हुए, उनका नाम भरत था, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये सभी कथाएं अपने आप में हमारे देश का नाम भारत होने के लिए एक प्रमाण के तौर पे, हमारे भावनाओं के तौर पे सही हैं। लेकिन इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि जो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है, सिंधु नदी हम जानते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल करके भारत में लगभग इसका 1000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा बहाव क्षेत्र है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये नदी ज़्यादा बहती है। तो उस समय तो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता था, भारत पाकिस्तान नामक कोई देश अलग नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है, उसके आसपास का सप्त सिंधु क्षेत्र, जिसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है इतिहास में,
और ये सिंधु नदी का जो निचला बेसिन है, जब वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, तो इसी बहाव क्षेत्र में सिंधु नदी से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे निचले बेसिन की तरफ, तो और आगे पश्चिम की तरफ बढ़ने के बाद जो हमारा भारतीय महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी इलाका है, उससे और पश्चिम जाने पे हमें देखते हैं कि पर्सिया और ईरान का जो क्षेत्र है, तो ईरानी और पर्सियन लोग स का उच्चारण नहीं करते थे, बल्कि स के जगह पे ह का उच्चारण करते थे। तो जो सिंधु है वो हिंदू बन गया, SINDHU, सिंधु को उन लोग हिंदू बोलने लगे, क्योंकि एच का उच्चारण उनका फोनेटिक्स ऐसा है, उनका जो उच्चारण करने का तरीका था उसमें एस का उच्चारण नहीं होता था बल्कि ह का उच्चारण होता था उसी का, तो सिंधु से हिंदू बन गया HINDU। और उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को हिंदूज कहा गया, HINDUS, अगर हम रोमन अंक में उसको समझें तो इस तरह से फारसी में पर्सिया ईरान का जो क्षेत्र है, या फारसी जो भी कह लीजिए, उसमें हिंदू के नाम से ये प्रचलित हो गया और वहाँ के निवासी हिंदूज कहलाए। अगर हम और पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और पश्चिम जाते हैं तो एशिया माइनर का क्षेत्र आता है, और एशिया माइनर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को स्थान प्रत्यय लगा करके हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन जब एशिया माइनर से भी कुछ पश्चिम की ओर जाते हैं तो ग्रीस, एथेंस और उसके बाद यूरोप का प्रारंभ हो जाता है। तो ग्रीक और एथेंस भाषा में, ग्रीक भाषा में फोनेटिक्स ये है, उच्चारण का उनका जो तरीका था उसमें एच अक्षर का उच्चारण नहीं होता था, एच साइलेंट हो जाता था। एच साइलेंट होने की वजह से जो HINDUS हिंदूज है वो इंडस हो गया। एच को अगर आप साइलेंट करेंगे तो बचता है INDUS, इंडस। तो ये इंडस नाम प्रचलित हो गया। और आप देखते हैं कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक ग्रीक फिलोसफर आए थे, मेगास्थनीज, मौर्य साम्राज्य में। भारतीय प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य में वो आते हैं और उनकी लिखी एक पुस्तक, बहुचर्चित पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है। और इसी इंडिका पुस्तक में उन्होंने इस क्षेत्र का नाम इंडिया लिखा है, इंडिया का उल्लेख किया है। तो इस तरह से इंडिया नाम आया। तो हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत का नाम भारत के उद्गम स्थल पे ही उद्धृत है, उद्गम स्थल से ही भारत नाम आया, उसी तरह से इंडिया नाम भी लगभग उसकी नींव भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही पड़ी है। तो ये कोई विदेशी शब्द या अंग्रेज़ों की दी हुई नहीं है। हमें बाद में ऐसा पता इसलिए चलता है कि जब ग्रीक रोमन साम्राज्य का जो इतिहास है वो यूरोप के नज़दीक ज़्यादा कालांतर में गए, तो आगे अगर आप और पश्चिम में बढ़ेंगे तो यूरोप के देश हैं और ब्रिटेन भी उसमें आता है। तो जब यूरोप के देश में ग्रीक रोमन के संपर्क में ज़्यादा रहने के कारण यूरोप में ये इंडिया नाम प्रचलित हो गया। और ख़ास करके हम तब देखते हैं कि बहुत लंबे समय अंतराल के पश्चात इंडिया का प्रयोग यूरोपियन ने किया है। जैसे यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद वो अपना साम्राज्य फैलाने लगे और औपनिवेशिक साम्राज्य का आधिपत्य जब भारत के अंदर भी उन्होंने पहुंचा दिया, तो लगभग 18वीं शताब्दी में आकर के इंडिया नाम पूरे यूरोप के देशों में और पूरे विश्व के मानचित्र में इंडिया नाम से ये देश प्रचलित हो गया। और इसमें जो भारत में स्थापित नौकरशाही है उस समय की, या फिर इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी काफ़ी योगदान रहा भारत के नाम को इंडिया के रूप में प्रचलित करने के लिए। तो इस तरह से हमारे भारत देश का नाम इंडिया शब्द का उपयोग इसलिए क्योंकि ग्रीक रोमन संघ यूरोप में उनका उपयोग का लंबा इतिहास रहा, तो 18वीं शताब्दी तक इंडिया का भी तेज़ी से प्रयोग प्रचारित हो गया। अब तो ये रही बात इंडिया और भारत के नाम की। अगर हम आगे देखेंगे तो ये पाते हैं कि तथ्यों के आधार पर हम इसको देखते हैं कि ठीक से हम इसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए हम गौर करते हैं संविधान की पहली अनुसूची पर कि संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है। संविधान के भाग 1 में निहित पहली अनुसूची में अंकित है कि इंडिया दैट इज़ भारत, अगर आप इंग्लिश संस्करण देखें जो मूल पाठ है संविधान का, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसका हिंदी वर्जन अगर हम लोग देखें तो हिंदी वर्जन में, हिंदी के किताबों में हर जगह ये मिल जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमें समझ में आता नहीं है कि
इंडिया और भारत के बीच में ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न किया गया है? चूँकि जब इंग्लिश के मूल पाठ में इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा और हिंदी वर्जन की किताबों में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप नोट पे देखें इंडियन करेंसी पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर हिंदी वर्जन उसी का पढ़ें तो लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो कहीं से किसी प्रकार का कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। अन्य उदाहरणों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसी का हिंदी वर्जन अगर आप किताबों में पढ़ें तो लिखा होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो हम अनेकों उदाहरण से, हजारों उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं। और ये भारत और इंडिया का प्रश्न नहीं बल्कि भाषागत प्रश्न है, और भाषाई दृष्टिकोण से हमें इसको समझना चाहिए। जैसे चाइना देश का नाम चाइना के लोकल लोग ग्वांगझू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर भारत की हिंदी भाषा में हम चाइना को बोलना होगा तो हम लोग चीन बोलते हैं हिंदी में। और वही विश्व के पटल पे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो चाइना बोला जाता है वेस्टर्न कंट्री में, इंग्लिश में। तो भाषाई आधार पर नाम तो बदलते ही हैं, तो इसमें है तौबा मचाने की ज़रूरत या फिर ज़्यादा विद्वेष फैलाने की ज़रूरत इसके आधार पर नहीं है, और किसी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में पर्याप्त वाद विवाद के बाद ही 17 सितंबर 1949 को इंडिया दैट इज़ भारत सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिया नाम प्रयुक्त किया गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये पहली अनुसूची में लिखा हुआ। और जानते हैं कि अनुसूची में 3 क्लॉज हैं भारत के संविधान में। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से हम सोचें तो पहला है राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और तीसरा जो सब क्लॉज है उसमें दिया गया है कि अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो भारत में बाद में सम्मिलित हो, जैसे गोवा बाद में सम्मिलित हुआ, पांडिचेरी बाद में सम्मिलित हुआ, तो ये सभी संविधान की पहली अनुसूची के 3rd क्लॉज के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए गए। तो पहली अनुसूची में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और उनका बंटवारा भी 3 सब क्लॉज में कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया गया था कि किसी समय विशेष पर भारत का राज्य क्षेत्र वह राज्य क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देश के नाम के विषय में तो संविधान में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है बहुत पहले, जहाँ भारत प्राचीन नाम था और देश की एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति था भारत। वहीं इंडिया आधुनिक नाम था जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में काम चल सके, या इंडिया की ब्रांडिंग और वर्ल्ड लेवल पे हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसका नाम इंडिया था, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसीलिए वाद विवाद के क्रम में बहुत सारे जो संविधान के जानकार लोग थे या संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए कि भारत का नाम क्या होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि पंडित नेहरू इंडिया के समर्थक इसलिए थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादा रुचि रखते थे, लेकिन पौराणिक संस्थापकों से लिया गया, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, उसमें पौराणिक संस्थापकों से लिया गया नाम भी भारत के लिए कहते हैं। उसी तरह से एक संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु दास थे, उन्होंने कहा कि भारत कहा जाना चाहिए इसका नाम भारत, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको भारत कहा जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव रखा। एक और थे सेठ गोविंद दास, जिन्होंने कहा कि भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्री, उनका मानना था कि भारत इंडिया में भारत कहा जाए और फॉरेन कंट्री में इंडिया कहा जाए। हरगोविंद पंत थे संविधान सभा में, जिन्होंने बताया कि उत्तरी भारत के लोग भारतवर्ष के अलावा कोई नाम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन समिति ने उनका तर्क स्वीकार नहीं किया और सर्वसम्मति से बाद में यही तर्क स्वीकार किया गया कि इंडिया और भारत दोनों नाम प्रचलित रहेंगे, जैसा कि मूल पाठ में लिखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हिंदी वर्जन में उसी को हम देखते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। भारत एक संघ है, इस बात पर बल देने के लिए इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि संगठक इकाइयों के बीच में कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, बल्कि यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। इसमें यह भी बल मिलता है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के बीच में ही कहा था कि
जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका को ये सिद्ध करने में लग गया अमेरिका को कि क्या उनके राज्यों को अलग होने का अधिकार है या नहीं, और उनका फेडरेशन अविनाशी है कि नहीं, इमॉर्टल है कि नहीं। तो प्रारूपण समिति का उसी समय विचार था कि हमारे लिए भारत के संविधान में इस तरह का कोई विवाद न छोड़ा जाए जिसके चलते बाद में किसी तरह का विवाद हो कि राज्य अपना अलग तर्क रखने लगे अलग होने के लिए। तो निश्चित रूप से इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया। जैसा कि संविधान के मूल पाठ में अगर हम देखें तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के भी एक डिसीजन में लिखा गया कि भारतीय संघ का उल्लेख फेडरल, परिसंघीय या क्वासी फेडरल के रूप में, जिसको कि अर्ध परिसंघीय कहा जाता है, उसके रूप में करना है, जिसका अर्थ है कि यह तो कभी परिसंघीय होता है और कभी इसका नेचर संघीय हो जाता है, जिसका वर्णन हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाहेंगे, दूसरे किसी वीडियो में किया जाएगा। तो कभी एकात्मक रूप दिखाता है। तो इस तरह से ये संघ की बात हुई। लेकिन आते हैं हम मुख्य मुद्दे पे, जो इंडिया बनाम भारत का विवाद है उस पर। तो तथ्यों के आधार पर हम इसको स्पष्ट करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची पे हमने गौर किया। उसमें देखा कि किस तरह से इंडिया नाम पे चर्चा किया गया है। अब आइए हम, यदि नाम परिवर्तित करना ज़रूरी है और भारत ही कर दिया जाए तो क्या करना होगा, इसमें क्या करना ज़रूरी होगा और इसका प्रभाव क्या होगा। संसद ने 2/3 बहुमत से आवश्यक संसद के 2/3 बहुमत से आवश्यक संशोधन करना होगा। अगर इंडिया का नाम भारत करना है तो इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए संसद का, और इसके साथ ही राज्य के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की भी सहमति आवश्यक होगी। लेकिन ये क्या ज़रूरी है करना? एक प्रामाणिक अनुमान के मुताबिक अगर नाम बदलने पे ऑफिशियली जो प्रॉब्लम होगी या फिर पूरे देश में जो खर्चा करना पड़ेगा, उसमें एक अर्थशास्त्री का जो अनुमान है उसके हिसाब से 14,000 करोड़ रुपए से भी कुछ अधिक का खर्च करना पड़ेगा, ताकि देश के सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से काम प्रारंभ किया जा सके। नाम बदलने पर इतनी समस्या हो सकती है। फिर इसके अतिरिक्त हमारा जो विश्व पटल पे एक ब्रांडिंग हो गया इंडिया के नाम से, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूरोपियन देश या पश्चिमी देश हमें इस नाम से जानते हैं, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सरकार के द्वारा भी बहुत सारी पॉलिसी चलाई गई है। तो इस तरह से इंडिया का जो, भारत का जो ब्रांडिंग इंडिया के नाम से है विश्व पटल पे, तो हमें नहीं लगता कि वर्तमान परिदृश्य में भारत का, इंडिया का नाम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही हमें स्वीकार है, भारत दैट इज़ इंडिया। दोनों क्या, हम किसी भी नाम से भारत को पुकारें, हमारी भावनाएं वही होनी चाहिए। समग्र रूप से विचार किया जाए तो इंडिया के स्थान पर नाम भारत करने से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एवं भारत नाम भाषाई भिन्नता को प्रदर्शित करता है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। इसके साथ हम आर्यावर्त, भरतखंड, हिंदुस्तान या जम्बू द्वीप, कोई भी नाम हमें स्वीकार्य है। देश प्रेम की भावना महत्वपूर्ण है, चाहे हम आई लव माई इंडिया कहें, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या हमारा प्यारा भारतवर्ष कहें, या क्रिकेट स्टेडियम से इंडिया इंडिया का गूंजता हुआ नारा अगर हमें गर्वान्वित महसूस करता है तो वो भी हम कह सकते हैं। ये विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं है। समाधान क्या है? विवाद पर अगर हम विराम लगाना चाहते हैं तो समाधान यही है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का पर्याप्त उपयोग किया जाए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसका अधिकाधिक विकास किया जाए, और विदेशी भाषाओं में प्रचलित शब्दों को भी लेने में कोई गुरेज न किया जाए, किसी तरह की मनाही न की जाए, क्योंकि देवनागरी लिपि में उसको आत्मसात कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर को देवनागरी लिपि में ही कंप्यूटर लिखें और संगणक न लिखें तो कोई आफत का पहाड़ तो टूटेगा नहीं। उसी तरह से जो रिक्शा शब्द आया है उसको हमें नरयान लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब विदेशी भाषा से जो प्रचलित शब्द हैं उसको हिंदी में ज्यों कहते हो देवनागरी रूप में लेने में कोई हर्ज नहीं है। और भारतीय भाषाओं से उत्पन्न शब्द भारत में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और केवल हिंदी ही क्यों, भारतीय भाषाओं में सारी भारतीय भाषाएं लगभग, जिसकी आदि जननी संस्कृत है, और संस्कृत से ही उत्पन्न जो उसकी दादी परदादी परनानी जो भी कह लीजिए, संस्कृत से उत्पन्न सारी भारतीय भाषाएं हैं, उनका पर्याप्त विकास किया जाए। और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संस्कृत के पास तमाम तरह के शब्द, वैज्ञानिक भाषा भी है संस्कृत, और तमाम तरह के शब्द गढ़ने की शक्ति उसके अंतर्गत है। तो देश की भाषा को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक
विकसित करने की ज़रूरत है और देश के लोगों की स्थिति में सुधार के लिए जो मानवाधिकार आयोग के आधार पर जो बनाया गया है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा मानव विकास सूचकांक है उसके जो प्रमाणिक मानक हैं उसके आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जो भारत जैसे देश की समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अनावश्यक विवाद से हटा जाए तो ये देश के लिए कल्याण की बात होगी। धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही।